नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपका पुनः स्वागत है बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए पार्ट 3 के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के जो महत्वपूर्ण विचारक है प्लेटो, उसके न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें एक वीडियो में प्लेटो की जीवन परिचय और उसकी पुस्तकों के बारे में जानकारी मैंने बताई है। दूसरे वीडियो में प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी विचार मैंने बताए हैं। इस वीडियो में हम प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों पर चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्लेटो के विचारों पर सुकरात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सुकरात से प्रभावित होकर ही हम प्लेटो के विचारों में दर्शन, तर्क शैली, सद्गुण, इन विचारों को पाते हैं। यही कारण है कि जो प्लेटो ने जो भी विचार दिए हैं, चाहे वो आदर्श राजा का सिद्धांत हो, आदर्श राज्य का सिद्धांत हो, चाहे वो दार्शनिक राजा का सिद्धांत, चाहे वो न्याय की संकल्पना हो, उसमें हमें सद्गुण एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में नजर आता है। यही कारण है कि प्लेटो ने नैतिकता, सद्गुण, विवेक, इन तत्वों को अपने दर्शन में, अपने सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व के वीडियो में की थी, मैं उसको एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा, क्योंकि प्लेटो के जो सिद्धांत है वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए प्लेटो को हम सिस्टम बिल्डर के सिद्धांत के नाम, के सिद्धांतकार के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि उसके सभी सिद्धांत आपस में गुथे हुए हैं। जब मैं न्याय की बात करूंगा तो वहां पर आदर्श राज्य कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। जब मैं आदर्श राज्य की बात करता हूं तो वहां न्याय एक महत्वपूर्ण सद्गुण के रूप में नजर आता है। इसलिए प्लेटो के जो सभी जो विचार हैं वो आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं, उनको अलग करना संभव नहीं है। इसीलिए प्लेटो को सिस्टम बिल्डर, एक सिद्धांतकार की संज्ञा भी दी जाती है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें प्लेटो कहता है कि जिस प्रकार जो राज्य है वो चट्टानों से नहीं बनता, ओक से नहीं बनता, उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। और हर व्यक्ति में 3 तत्व मुख्यतः मिलते हैं। हर व्यक्ति में विवेक मिलेगा, हर व्यक्ति में साहस मिलेगा, हर व्यक्ति में लालसा मिलेगी। लेकिन कोई भी एक तत्व हर व्यक्ति में अधिक प्रभावी होता है, अन्य तत्व गौण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति में विवेक तत्व की प्रधानता है, किसी व्यक्ति में साहस तत्व की अधिक प्रधानता होती है, किसी व्यक्ति में लालसा वर्ग की अधिक प्रधानता होती है। तो प्लेटो आगे बोलता है कि जिस व्यक्ति में विवेक तत्व की प्रधानता है उसे शासक वर्ग में स्थान देना चाहिए, जिस व्यक्ति में साहस तत्व की प्रधानता है उसे सैनिक वर्ग में स्थान देना चाहिए, और जिस उसमें लालसा तत्व की प्रधानता है उसमें उसे उत्पादक वर्ग में स्थान देना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो व्यक्ति के 3 गुणों के आधार पर भी राज्य में भी नागरिकों के 3 वर्ग बना देता है, और ये कहता है कि एक व्यक्ति को जिस वर्ग में एक बार स्थान दे दिया उसे पुनः अपना वर्ग परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है। इस आदर्श राज्य की जो बागडोर है वो दार्शनिक राजा के हाथों में है, जिसे 50 वर्ष तक लंबी शिक्षा प्रणाली दी गई है। उसे निजी परिवार से दूर रखा गया है, उसे निजी संपत्ति से दूर रखा गया है। ऐसा व्यक्ति जो दार्शनिक राजा है वो सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञाता है, वो कोई त्रुटि नहीं कर सकता, ऐसा प्लेटो मानता है। शिक्षा की व्यवस्था करना, धनी और निर्धन वर्ग की जो बिची खाई है उसको कम करना, किस व्यक्ति को किस वर्ग में स्थान देना, इस बात का निर्धारण करना, ये दार्शनिक राजा के कार्य हैं। लेकिन आदर्श राज्य की सबसे जो विशेष बात है वह है उसका न्याय संबंधी व्यवस्था। प्लेटो बोलता है कि जब हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करता है तब विवेक, साहस और संयम अर्थात लालसा मिलाकर राज्य में न्याय रूपी सद्गुण की स्थापना करते हैं। लेकिन जब न्याय संबंधी हम विचारों का अध्ययन करते हैं प्लेटो के, तो इसको बहुत विस्तृत रूप में हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं।
प्लेटो के जो न्याय संबंधी विचार हैं वो सबसे पहले उसकी पुस्तक मीनो है उसमें हमें नजर आते हैं, लेकिन जो इनकी विस्तृत विवेचना है, विशद व्याख्या है, वो उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में की है। रिपब्लिक प्लेटो की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो न्याय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करती है। प्लेटो की जो न्याय संबंधी विचार हैं उनके कारण रिपब्लिक इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई कि इसका उपशीर्षक भी न्याय से संबंधित अर्थात कंसर्निंग जस्टिस रखा गया। प्लेटो ने न्याय के लिए यूनानी शब्द डिकायसून शब्द का प्रयोग किया है। जो रिपब्लिक जो ग्रंथ है वो वास्तव में वार्तालाप शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी इस पुस्तक में उसने कई सारे पात्र बना दिए हैं अलग अलग, जो किसी विषय पर चर्चा करते हैं, और इस वार्तालाप की शैली के द्वारा, इस द्वंदात्मक शैली के द्वारा वो सत्य के निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो शैली है प्लेटो की, द्वंदात्मक शैली, वार्तालाप शैली, ये भी प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण की है। सुकरात का बहुत बड़ा प्रभाव इन पर पड़ा है। तो इसी रूप में जो प्लेटो है वो भी संवाद शैली में लिखा गया ग्रंथ है। जब रिपब्लिक में जब न्याय के बिंदु पर चर्चा होती है तो इस वक्त जो मुख्य पात्र है प्लेटो की रिपब्लिक में वो सुकरात हैं, और इस वार्ता में, इस संवाद में कई अन्य पात्र भी शामिल हैं, जैसे ग्लाउकन है, थ्रेसिमेकस है, पॉलीमार्कस है, एडिमेंटस है, ये कुछ सिफालस हैं, ये कुछ पात्र हैं जो इस वार्ता में शामिल हैं। और इसके अंतर्गत प्लेटो सबसे पहले कुछ अन्य जो वार्ताकार हैं वो अपने अपने न्याय संबंधी सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। उसके पश्चात सुकरात तात्कालीन समय में जो न्याय के जो सिद्धांत प्रचलित हैं, जो अव्यवहारिक हैं, उनका वो खंडन करता है और न्याय का अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले सुकरात के माध्यम से प्लेटो तत्कालीन समय में जो न्याय के जो प्रचलित सिद्धांत हैं उनका वो खंडन करता है। तो पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत। ये वार्ता में, संवाद में एक पात्र है जो सिफालस है, वो प्रस्तुत करता है, सिफालस और पॉलीमार्कस। सिफालस कहता है कि सच बोलना और दूसरों के ऋण चुका देना ही न्याय है। तो इसके जवाब में प्लेटो सुकरात के माध्यम से जवाब देता है कि सच बोलना ही यदि न्याय है तो हम शत्रु देश के सैनिकों के सामने सच नहीं बोल सकते, अर्थात न्याय की परिभाषा वास्तव में नहीं हुई। पॉलीमार्कस कहता है कि जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करे उसके प्रति वैसा व्यवहार करना ही न्याय है। मित्रों के प्रति मित्र जैसा और शत्रुओं के प्रति शत्रु जैसा व्यवहार करना ही न्याय है। इसके जवाब में प्लेटो सुकरात के द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि यदि जिसके प्रति जैसा व्यवहार करना ही, जो जैसा है उसके प्रति ऐसा व्यवहार करना ही न्याय है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम सच्चे मित्र और सच्चे शत्रु का कैसे पता लगाएं, ये बहुत दुष्कर कार्य है। जो हमारे प्रति कई बार निंदा करता है लेकिन वो वास्तव में शत्रु है, इस बात का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इस आधार पर सुकरात इस न्याय के सिद्धांत का भी खंडन कर देता है। फिर दूसरा सिद्धांत आता है, वो है क्रांतिकारी सिद्धांत। इसे थ्रेसिमेकस प्रस्तुत करते हैं, जो रिपब्लिक में मुख्य वार्ता करने वाले हैं, संवाद में जो पात्र हैं उनमें एक थ्रेसिमेकस हैं। वो कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात जिन नियमों से शक्तिशाली जो राजा है उसके हितों की पूर्ति होती है, उसके हितों का जो हितों की साध्य पूर्ति होती है, वही न्याय है। इसी कड़ी में आगे थ्रेसिमेकस ये भी बोल देता है, इसीलिए अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि कई बार अन्याय करने से शासक को अपने हितों की पूर्ति हो जाती है। इसके जवाब में प्लेटो के अनुसार तो शासक वर्ग का जो उद्देश्य है वो अपने हितों की सिद्धि नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य संपूर्ण जनता का कल्याण होना चाहिए, तभी राज्य में न्याय की सिद्धि हो सकती है। तो इस तर्क के आधार पर थ्रेसिमेकस के जो न्याय संबंधी परिभाषा है उसको भी अस्वीकार कर देता है। वो ये भी कह सकता है कि अन्याय कुछ समय के लिए प्रभावी हो सकता है, लेकिन जो अंत में जो जीत है वो हमेशा न्याय की होती है। अगला सिद्धांत है कार्यकारण सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत। इसे ग्लाउकन ने प्रस्तुत किया। ग्लाउकन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है, अर्थात लोग भय से नियमों की पालना करते हैं। न्याय कमजोरों की आवश्यकता है, क्योंकि
यदि भय होगा तभी जो शक्तिशाली वर्ग हैं वो कमजोरों पर अत्याचार नहीं करेंगे। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि न्याय का उद्देश्य कोई भय पैदा करना नहीं है, न्याय का उद्देश्य सामाजिक हित की पूर्ति करना, सामाजिक भलाई के लिए कार्य करना। न्याय किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, कमजोरों की केवल आवश्यकता नहीं है, न्याय सब लोगों की आवश्यकता है, सब लोगों को न्याय की आवश्यकता होती है। तो इस तर्क के आधार पर प्लेटो सुकरात के माध्यम से न्याय के इन जो परिभाषाएं हैं उनको अस्वीकार कर देता है। इस वार्ता में, संवाद में सुकरात एक महत्वपूर्ण पात्र हैं और सुकरात कहते हैं कि ये न्याय की सभी परिभाषाएं भारी है, ये न्याय को सब बाहरी मान रहे हैं, जबकि वास्तव में सुकरात के अनुसार न्याय आत्मा से जुड़ा हुआ है, न्याय नैतिक है, न्याय निरपेक्ष है। इसके प्रत्युत्तर में अब सुकरात न्याय की परिभाषा दे रहे हैं। प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसमें, जो संवाद की शैली में जो रिपब्लिक जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें सुकरात न्याय की वास्तविक परिभाषा दे रहे हैं। वो न्याय को आंतरिक मानते हैं, आत्मा से जुड़ा हुआ मानते हैं, और वो कहते हैं कि जब राज्य में शासक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करता है, सैनिक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जो उत्पादक वर्ग है जिसमें लालसा की प्रधानता है वो जब अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, अर्थात सभी निरपेक्ष रूप से अपने अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए हैं, कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता और सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो राज्य में न्याय की स्थापना होती है। अर्थात विवेक, साहस और संयम मिलकर राज्य में सबसे जो महत्वपूर्ण सद्गुण है वो न्याय की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार जो प्लेटो है सद्गुण को, न्याय संबंधी जो सद्गुण है उसको बाहरी न मानकर आत्मा से जुड़ा हुआ मानता है, अंतःकरण से जुड़ा हुआ मानता है। वो अपने न्याय सिद्धांत को कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत कहता है। क्यों? क्योंकि इसके प्लेटो के अनुसार न्याय का तात्पर्य है हर व्यक्ति अपने अपने जो निर्धारित कर्तव्य है उनकी पालन करे, उनकी पूर्ति करे और दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो श्रमजीवी विभाजन से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। लेकिन जो प्लेटो की जो न्याय की जो परिभाषा दी गई है वो कानूनी न होकर नैतिक है, आत्मा के अंतःकरण से जुड़ी हुई ये आवाज है। प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत को एक व्यक्ति एक कार्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो कहता है कि हर व्यक्ति को एक वर्ग में स्थान दिया जाना चाहिए जो उसके गुणों के अनुकूल है। जैसे किसी में साहस वर्ग की प्रधानता तो सैनिक वर्ग में स्थान दिया जाए, किसी में विवेक वर्ग की प्रधानता तो शासक वर्ग में स्थान दिया जाए, और किसी व्यक्ति में लालसा है तो उत्पादक वर्ग में दिया जाए, और वो व्यक्ति वो वर्ग अपने अपने कार्यों को करे और दूसरे वर्ग के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप न करे। हर व्यक्ति को एक कार्य मिलना चाहिए, लेकिन एक बार जिस व्यक्ति को किसी वर्ग में स्थान दे दिया तो उसे अपना वर्ग परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। इस सिद्धांत को अर्थात प्लेटो के न्याय संबंधी जो विचार है उनको रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत भी कहा जाता है। जिस प्रकार एक मकान होता है, मकान में कई अलग अलग कारीगर लगे हुए होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारीगर बाद में सभी कामों को इस तरह, जो अन्य जो कारीगर उनके कामों को इस तरह समन्वित करता है कि वो एक सुंदर मकान का रूप ले लेता है। प्लेटो का न्याय संबंधी विचार भी इसी तरह के विवेक, साहस और संयम जैसे जो सद्गुण है उनसे वो न्याय रूपी जो सद्गुण है उनकी स्थापना कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कुछ विचारकों ने इनकी आलोचनाएं भी की है प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की। कुछ विचारक कहते हैं जो प्लेटो के जो न्याय संबंधी जो विचार है उनका जो आधार है वो नैतिक है, कानून नहीं है, विधिक नहीं है, जबकि वर्तमान में न्याय को कानूनी अर्थ प्रदान किया गया है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि प्लेटो की जो न्याय संबंधी संकल्पना का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो दार्शनिक राजा है। न्याय संबंधी जो शक्ति है वो दार्शनिक राजा के हाथों में है, न्याय का निर्धारण उसके हाथों में है, जो सर्वशक्तिमान निरंकुशवादी तत्व को प्रमुखता देता है। दार्शनिक राजा निरंकुश भी हो सकता है, सर्वशक्तिमान भी हो सकता है। ये दूसरा आक्षेप भी है। तीसरा, प्लेटो न्याय का आधार नैतिकता मानता है, लेकिन हर समाज में नैतिकता के अलग अलग आधार हैं। कुछ समाज में नैतिकता के अलग मापदंड हैं, कुछ अन्य समाज में नैतिकता के अलग मापदंड हैं। नैतिकता का कोई सर्वमान्य मापदंड नहीं है। और
सबसे बड़ा जो आक्षेप वो है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को एक वर्ग में स्थान दे दिया है और उसे अपना वर्ग परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। और अस्तु वो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति समाज में बदलाव नहीं होगा तो समाज नीरस और निर्जीव हो जाएगा। ये कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन फिर भी इन आलोचनाओं के आधार पर इस सिद्धांत की उपयोगिता कम नहीं होती। सिद्धांत की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। वर्तमान में बात करें तो विधि की जो उचित प्रक्रिया है, जो मुख्यतः अमेरिकी संविधान में नजर आती है प्रारंभिक रूप से, हमें प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, साम्या जिसे बोला जाता है, न्यायिक सक्रियता जिसे हम कहें, वो हमें प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों में नजर आती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की जो उचित प्रक्रिया का जो संबंध में जो तालमेल है, जो आज के दौर में हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज इसे अपनाने की कोशिश कर रहा है, विधि की उचित प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय, वो हमें प्लेटो के दर्शन में नजर आता है, प्लेटो के सिद्धांत में नजर आता है। कर्तव्य पर जोर देने के कारण स्व कर्तव्य पालन पर इस सिद्धांत में जोर दिया गया है, इसलिए एक महत्वपूर्ण नाम दिया गया है नेटलशिप के द्वारा, ए लेंस ऑफ ड्यूटी, ए लेंस ऑफ ड्यूटी, नेटलशिप ने इसे संबोधित किया है। तो इस प्रकार कुछ विचारकों ने इसकी आलोचना की है। कार्ल पॉपर एक बहुत बड़े विद्वान है जो पूर्व काफी आलोचना की है इसको। प्लेटो को फांसीवादी विचारक भी उन्होंने कहा है, क्योंकि प्लेटो के जो सिद्धांत है उसमें सारी शक्ति दार्शनिक राजा के हाथों में है, और प्लेटो और कार्ल पॉपर कहते हैं कि क्योंकि सारी सत्ता दार्शनिक राजा के हाथों में है, न्याय का संचालन शासक के हाथों में है, वो कभी भी निरंकुश हो सकता है। इसलिए कार्ल पॉपर ने प्लेटो को खुले समाज का शत्रु भी कहा है, उसे फांसीवादी विचारक भी कहा है। लेकिन यथार्थ में देखें तो प्लेटो का जो उद्देश्य है, न्याय की संकल्पना की बागडोर दार्शनिक राजा के हाथों में दी है, लेकिन इसका उद्देश्य भी नैतिक है। उन्होंने उसे लंबी शिक्षा प्रणाली दी है, उसे निजी साम्यवाद जो व्यवस्था है, निजी संपत्ति से वंचित किया है, निजी परिवार से उसे वंचित किया है, जिसका उद्देश्य प्लेटो का आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। क्योंकि वो तत्कालीन लोकतांत्रिक जो व्यवस्था जो एथेंस से प्रचलित थी उससे वो बहुत निराश था, क्योंकि 399 ईस्वी में इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो उसे गुरु थे सुकरात, उसको जहर का प्याला देकर मार दिया गया। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो नाराज होकर, कथित जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे वो निराश होकर वो नए आदर्श राज्य का अपना विचार प्रस्तुत करता है, और इसका उद्देश्य नैतिक कल्याण है, लोगों का कल्याण है, राज्य का कल्याण है। तो इस प्रकार प्लेटो के न्याय संबंधी जो विचार हैं उनकी अपनी महत्वपूर्ण उपयोगिता है, और प्लेटो की जो रिपब्लिक है वास्तव में देखा जाए तो इसी न्याय संबंधी विचारों के कारण भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। अगले हम वीडियो में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत और जो साम्यवादी संबंधी जो विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे। जो इससे संबंधित जो नोट्स हैं उनके लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो मैंने प्लेटो के जो मेरे पूर्व के वीडियो हैं, एक उनकी व्यक्तित्व परिचय है उसकी पुस्तकों पर, और जो दूसरा वीडियो है प्लेटो के आदर्श राज्य पर, उसके लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।